ओके बच्चों, अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 15। फूड चेन इज असर्शन रीजन है। यहाँ पे असर्शन रीजन कैसे होता है, तुम दोनों को देखोगे कि ये दोनों गलत है या सही है। ये दोनों पहले कंफर्म करोगे। ठीक है, उसको कंफर्म करने के बाद तुझे ये देखना होगा कि जो रीज़न दिया है असर्शन के लिए वो उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ये या नहीं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। तो ये बात कर रहा है बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें मैं तुम लोग को कुछ दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, अब मान लो कि यहाँ पे एक DDT है। DDT क्या होता है, एक हार्मफुल केमिकल है। ठीक है, तुम लोग ये समझने के लिए एक हार्मफुल केमिकल है। तो जब ये पानी में था तो इसका पर्सन बहुत कम था, बहुत बहुत कम। ठीक है, तो जब इस पानी के अंदर रहने वाले एक छोटा सा ऑर्गेनिजम्स ने उसको खा लिया तो वहाँ पे और बढ़ जाता है। और जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म अगर छोटा वाला फिश ने खाए तो फिश के अंदर वो और बढ़ जाता है, अमाउंट, उसका कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर ये छोटा वाला फिश बड़ा वाला फिश खाते हैं तो उस बड़ा वाला फिश के अंदर और भयंकर में ज़्यादा कंसंट्रेशन में आता है। ऐसे बढ़ते 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 हम तो क्या खाते हैं, हम मछली खाते हैं ना, मतलब इंसान ऐसे जनरल। तो कोस में जो ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाले लोग मछली खाते हैं। तो सोचो, जब तक ये छोटा सा केमिकल जो कि पानी में था जब तक इंसान में पहुंचती तो तब तक इतना हाई डेंसिटी वाला कंसंट्रेशन हो जाते ना जो इंसान को मार भी सकता है। ठीक है, तो यही बोलना था। ये क्वेश्चन जो पूछ रही थी कि फूड चेन जो है एक तरह की रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी इंसान या फिर जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके अंदर ये हार्मफुल केमिकल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और अपना रीजंस को देखो। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वैरी ग्रेटली। तो अगर तुम अभी हमने कौन सा फूड चेन के बारे में बात की, पानी में जो पानी के अंदर फूड चेन होता है वो उसके बारे में बात की। और पहले पार्ट 1 में हमने कौन सी एग्जांपल के बारे में बात किया था, फ्रॉक्स के बारे में या फिर टाइगर्स के बारे में। ठीक है, उस फूड चेन अलग अलग होता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इस फूड चेन में ये होना चाहिए, इस ट्रैफिक लेवल पे वो ऑर्गेनिज्म होना ज़रूरी है, ऐसे कोई कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। जो इंसान है, जो ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन में ये एक ट्रैफिक लेवल में होता है ना, वो दूसरी फूड चेन में दूसरी ट्रैफिक लेवल में भी हो सकता है, वो हम नहीं कह सकते ना। इसलिए यहाँ पे लेंथ भी वेरी कर सकता है कि कई लोग बस तीन ट्रैफिक लेवल तक ख़त्म हो जाते हैं और बहुत रेयर केसेस में 5, 6, 7 ऐसे भी फूड चेन बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अपना जो है असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर यहाँ पे तुझे कोई कॉम्बिनेशन मिला क्या, फूड चेन जो बायो मैग्निफिकेशन DDT वाला और यहाँ पे जो अपना ये फूड चेन की लेंथ कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें कोई नहीं है ना, मतलब रिलेशन ही नहीं है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ के रीज़न जो है इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसे नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए यहाँ पे अपना बन गया बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक, और यहाँ पे अपना और आ जाते हैं। और में क्या आता है, assertion greater number of individuals are present in lower traffic level। देखो, ये तुम अपनी आँखों से भी देख सकते हो। प्लांट्स जो है वो बहुत नंबर्स में बोले तो प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब एक फॉरेस्ट में जाओ, एक फॉरेस्ट को इमेजिन करो, एक फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होंगे। ठीक है, या फिर ग्रासेस, तो अगर हम नंबर में बोलेंगे तो भर भर के है ना। तो उसको कौन खाता है, डियर, तो उसका नंबर और कम हो गया प्लांट्स के कंपैरिजन में। और डियर कौन खाता है, टाइगर, जो कि और कम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो ऐसे जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल्स बढ़ता है उसका नंबर डिक्रीज होता है, ये होता ही है अपने आसपास की देखो। और इंसान में भी गरीब लोग ज़्यादा है और
अमीर लोग गरीब के ऊपर चढ़ के वही खाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीके की ट्रैफिक लेवल हो गई। तो बस जो लोअर में होता है वो ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, पर जो जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल्स बढ़ता है वहाँ पे अमाउंट्स कम होते जाते हैं। और रीजन्स में द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक। ये यूनिडायरेक्शनल मतलब कि क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जाना, ठीक है। एनर्जी कहाँ से आता है, सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी इज फ्रॉम द सन। तो सन से एनर्जी आया प्लांट्स के पास, प्लांट्स को देर ने खाया, देर को टाइगर ने खाया, ऐसे मतलब लोअर से एक सीधी स्ट्रेट लाइन पे जा रही है ना, इसके बाद एक, इसके बाद एक, मतलब एक खाएगा उसके बाद एक हायर ट्रैफिक लेवल खाएगा, ऐसे नहीं होता ना। एक जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, जो मैंने उस ग्राफ में बताया था, नहीं, जो इस ग्राफ में बताया था कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता है ना, मतलब ट्रैफिक लेवल बढ़ता है, एनर्जी कम होता है, कम होता है, कम होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, जाने का मन नहीं किया, फिर से यहाँ गए, ऐसे नहीं होते ना। हमेशा यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो एक के बाद एक जाता है, एक हायर ट्रैफिक लेवल की तरफ। जो हायर वाला है वो लोअर नहीं आते एनर्जी के मामले में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि जो अपना ये फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है। इसका मतलब कि अपना असर्शन भी सही हुआ, रीज़न भी सही हुआ। अब देखते हैं ये दोनों रिलेट होता है कि नहीं। यहाँ पे देख, एक में नंबर बोला है और एक में एनर्जी बोला है, ठीक है। नंबर ज़्यादा होने से एनर्जी थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि assertion and reasons both are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. और यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 में जितना मुझे जानते हैं, मैं पूरी कंफर्म करके बताऊंगी, पर जितना मैं जानती हूँ यहाँ पे कोई आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे assertion पढ़ते हैं, ठीक। तुम अच्छे से सुनना ये वाला। जेनेटिसिस मतलब कि जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। जेनेटिसिस क्रॉस ए पी प्लांट हैविंग वायलेट फ्लावर्स विद ए पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। ही गॉट ऑल वायलेट फ्लावर्स इन फर्स्ट जनरेशन। मतलब कि देखो, एक बंदा है, उसने एक वायलेट फ्लावर को लिया और एक वाइट फ्लावर को लिया, उन दोनों को ये क्रॉस पोलिनेशन करवाए। वहाँ पे उसको क्या मिला, पूरी वायलेट वाला ही मिला, ठीक है। तो ये वाला तुम कौन सी इमेजिन कर सकते हो, कभी खेती किया है तो गार्डन पीस को इमेजिन कर सकते हो। वहाँ पे फूल का कलर एक वायलेट होता है और एक वाइट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको और आसान करने के लिए मैं तुम लोग को कुछ दिखाती हूँ। ये वाला देखो, ठीक। ये है अपना वाइट वाला और ये है अपना रेड वाला, जो कि हम वायलेट समझ सकते हैं। तो इसके पास दो गेमेट्स आएगा ना, क्योंकि हम दो गेमेट्स, तो मतलब एक इंसान क्या बोलते हैं, एक इंसान के अंदर कितना क्रोमोसोम्स होता है, 46, जो कि हम 23 पेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके पास 23 होगा और इसके पास भी 23 होगा, तो इसके पास भी वही 23 होगा, इसके पास भी वही 23 होगा, है ना। तो एक पेरेंट अपनी गेमेट्स को आधा आधा क्रोमोसोम्स नंबर बांट के ये प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। तो इन दोनों को, ये वाला और ये वाला क्रॉस करने के बाद हमें क्या मिला, मान लो कि ये वाला वायलेट है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा वायलेट हो गया, ये पूरा का पूरा वायलेट हो गया, ठीक। तो ये कैसे हुआ, ऐसा तुम लोग को खुद से पूछो एक बार कि यहाँ पे वाइट वाला, जितना भी वाइट वाले के अंदर चीज़ें था, जीन्स था, वो बच्चों में आया ही क्यों नहीं, ठीक है। यही क्वेश्चन था अपना। तो पहले मैं बोल दिया कि फर्स्ट जनरेशन में पूरा का पूरा वाइट कलर से, वाइट वाला वायलेट वाला ये फ्लावर से। और रीजन में क्या बताया, वाइट कलर जीन इज़ नॉट पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन के बच्चे तक को ही देखेंगे तो ज़रूर यही मानना पड़ेगा कि वहाँ पे वाइट वाला
जीन्स गया ही नहीं। पर जब हमने चालाकी से यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेकेंड जनरेशन वाला लिया ना, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, 3 1 2 3 वायलेट है और यहाँ पे एक वाइट आ गया जो कि पेरेंट्स में से एक के पास भी वाइट नहीं था। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये वाइट वाला जीन गायब हुआ ही नहीं था, बस उसका मजबूरी था कि वो बाहर ही नहीं आ पाए, क्योंकि ये वाला वायलेट वाला उसके ऊपर बहुत ही ये ज़बरदस्ती करके उसको दबा दिया, नीचे रिसेसिव बना दिया, ठीक है। पर कहीं ना कहीं वो जिंदा ही थे अंदर ही अंदर, ठीक है। इसलिए उसने थोड़ा सा हिम्मत करके नेक्स्ट जनरेशन में उसने अपना रूप दिखा दिया, ठीक। ये था अपना। तो यहाँ पे तुम लोग को assertion, यहाँ पे assertion और reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। अगर यहाँ पे बोलता तो वाइट कलर मतलब यहाँ पे नोट नहीं होना चाहिए, जितना मैं जानती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। अब तक का जितना भी हमने बात किया है वो सब एक एक मार्क्स का ही है, तो ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं होंगी। और 17 में देखो यहाँ पे क्या बोला है, एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन बाय। तो यहाँ पे तुम लोग को क्या लगता है, ब्रीदिंग। भाई ब्रीदिंग क्या होता है, बस जो हम एक्सहेल इनहेल करते हैं ना, वही होता है ब्रीदिंग। इसका एनर्जी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग यही समझते हैं ना कि एनर्जी ये ब्रीदिंग से आते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये ब्रीदिंग कहाँ से आते हैं, असल में ये रेस्पिरेशन से आते हैं। और रेस्पिरेशन की कैसे वाला रेस्पिरेशन, जो तुम हायर स्टडीज़ में अच्छे डिटेल से भर भर के पढ़ोगे, तो वहाँ पे तुझे इतना जान लो कि अपनी जो टिश्यूज़ रेस्पिरेशन है ना, अपनी टिश्यूज़ के अंदर जितना भी रेस्पिरेशन चलता है वही से मतलब अपना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें आगे वाला देखो, the graph below represents the blood lactic acid concentration of an athlete during a race of 400 meter and shows a peak at point D। तो यहाँ पे देखो ग्राफ, जब भी तुम कोई भी ग्राफ देखो ना, तुझे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखना होता है। यहाँ पे क्या बोला है, थोड़ा सा ब्लर हो गया, ब्लड लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन हो गया इधर में, यहाँ पे टाइम दिया है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, तो अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ठीक है, इधर में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है अपना ये वाला भी मतलब कि अपना लैक्टिक एसिड भी बढ़ता रहता है। तो हमें जानकारी देना है इस डी पॉइंट के बारे में, ठीक है। अरे ठीक, तो यहाँ पे तुम लोग ने तो कभी सुना ही होगा कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ते हैं, तुमने फील भी किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ते हैं अचानक से या फिर ऐसे, तो हमारे मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। मसल क्रैम्प्स क्यों होता है, क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिनके मतलब जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ता है ना अपनी मसल्स के अंदर, तो वहाँ पे ये मसल क्रैम्प्स हमें फील करने लगते हैं, ठीक। तो ये हुआ डी में ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, वो कब कब होता है ये अच्छे से समझा लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब हम पहले पहले दौड़ते हैं तो धीरे मतलब एक आम इंसान जो है वो थोड़ा नॉर्मल वाला ब्रीदिंग करते हैं, पर जो एथलीट होता है, जो बहुत ही तेज़ दौड़ते हैं ना, वो बहुत ही भारी वाला सांस लेते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी में सांस लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की बहुत ही कमी हो चुकी है और उस ऑक्सीजन को कप अप करने के लिए वो और ज़्यादा सांस लेते हैं, ठीक है। मतलब भर भर के ऐसे जल्दी वाला लेते हैं। तो ऐसा होता है कि पहले पहले उसके अंदर एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, अपनी मसल्स में जितना भी ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज करके वो मसल्स को एनर्जी देते हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे वो और दौड़ता है तो मसल्स के अंदर जितना भी ऑक्सीजन है वो इससे पहले वो मतलब नया साइकिल बना के वो नया ऑक्सीजन ले ले, उससे पहले उसके अंदर पूरा ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाता है। तब उस टाइम उसके लिए और कोई चारा नहीं होता। अब ऑक्सीजन नहीं है पर उसको रेस्पिरेशन करना है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए ना। तो उस टाइम वो क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन की, जो कि एनारोबिक
प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन करता है तब उसकी एंड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने से लैक्टिक एसिड बाहर निकलता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके मसल्स के अंदर की जितना भी ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट में इस पीक कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक। तो अब नेक्स्ट आता है ये वाला। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है, पर तुम लोग अपनी खुद की PDF में देख लेना। अब यहाँ की ग्राफ को देखो, जैसे मैंने बोला है कि तुम्हें क्या देखना है, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखना है। एक में क्या है, एनर्जी सप्लाई, जो कि वाई एक्सिस में है इस पार्ट में, ठीक। एनर्जी सप्लाई है, यहाँ पे टाइम दिया है, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है अपने अंदर का एनर्जी कैसे होता है। तो एक बात तुम लोग को याद रखना है कि जब हम एरोबिक तरीके से ऑक्सीजन के प्रेजेंस से रेस्पिरेशन करता है तब हमारी जो एनर्जी मिलती है अपनी ये रेस्पिरेशन प्रोसेस से वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ATPs बहुत सारा होता है, 38 ATPs होता है, ठीक। पर जब हम एनारोबिक तरीके से रेस्पिरेशन करता है तो बहुत ही हद वाला कम एनर्जी मिलती है, जो कि सिर्फ 2 ATPs मिलते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा कि प्लॉट ए और प्लॉट बी में कौन सा एरोबिक है, कौन सा एनारोबिक है। यहाँ पे हमारे पास टाइम बढ़ते गए, तो टाइम के साथ साथ किसका एनर्जी लेवल बढ़ता है, इसका एनर्जी बढ़ रहा है और उसके बाद कांस्टेंट हो गए, कम से कम बढ़ा तो ना, मतलब एटलीस्ट इट इज इंक्रीजिंग। दैट मीन्स इफ energy can increase with time, that means that process will obviously be an aerobic process, right? Because in anaerobic process, as time goes on, then the amount of energy will be decreasing, right? So look at this graph. Our plot B wala graph is decreasing. That means it shows that this plot A is for aerobic, ठीक। मतलब ऑक्सीजन वाला प्रेजेंट होगा, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा। समझ में आया ग्राफ देख के कि एरोबिक में हमारा एनर्जी बढ़ता है टाइम के साथ और एनारोबिक में हमारी एनर्जी कम होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है। प्लॉट ए एरोबिक है, प्लॉट बी एनारोबिक है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक। समझ में आया क्या इतना? तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस ऑब्जर्व इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर। यहाँ पे एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगा ही नहीं, तो 1 नहीं हुआ। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये होता है एनारोबिक प्रोसेस में, फर्मेंटेशन के द्वारा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये बिल्कुल सही है। रिलीज ऑफ एनर्जी, हाँ कम ही सही, पर रिलीज तो होता है ना। और रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, हमने अभी भी कहा मसल क्रैम्प्स होता है, जो कि लैक्टिक एसिड की वजह से है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन आ जाएगा 2, 3 एंड 4, जो कि आता है ऑप्शन सी में, ठीक। और यहाँ पे देखो जी, तो पहले ऑप्शन बी को देखो, एरोबिक में यहाँ पे ऑप्शन तुझे ध्यान रखना हो कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो हमें क्या देखना है, एरोबिक प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, हाँ ज़रूर निकलता है। और एनारोबिक में इथानॉल, जो कि अल्कोहल है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। और सी में अमाउंट ऑफ ATP, एरोबिक में 38 ATPs आता है, एनारोबिक में सिर्फ 2 ही ATPs आता है, जो कि लो है। और एरोबिक में ऑक्सीजन नीडेड होता है, हाँ ज़रूर है। एनारोबिक में ऑक्सीजन का कोई ज़रूरत नहीं होता। अब हम आगे आते हैं ऑप्शन ए पे, लोकेशन कहाँ कहाँ होता है। देखो अपनी सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वहाँ पे पूरा का पूरा एनारोबिक प्रोसेस होता है, तुझे ये ध्यान रखना है। और अपनी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है अपना एरोबिक प्रोसेस, जो कि यहाँ पे ऑपोजिट दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है एरोबिक में साइटोप्लाज्म जो है, पर एनारोबिक कभी माइटोकॉन्ड्रिया में होते ही नहीं है। एरोबिक प्रोसेस जो है पहले साइटोप्लाज्म में एनारोबिक करते हैं, उसके बाद फिर से एरोबिक बन के माइटोकॉन्ड्रिया में करता है। और एनारोबिक, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रोसेस लगता है, जो
दो प्रोसेस लगता है। एरोबिक वाला प्रोसेस के लिए पहले तुझे एनारोबिक वाला पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑक्सीजन की मदद से तुम एरोबिक बन जाते हो, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पर ये एनारोबिक प्रोसेस में वो सिर्फ साइटोप्लाज्म तक ही काम करता है, आगे नहीं करता, इसलिए इसको हम एनारोबिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे ऑपोजिट में दिया है, इसलिए ऑप्शन 1 हो गया सही आंसर, जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पे 21 का पहला वाला मैंने पार्ट 1 में बता दिया। तो यहाँ और वाला देखो, इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, गिव रीजंस। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स ही है जिसके पास ये 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, अपना 4 चैम्बर्स होता है। क्योंकि हम बड़े लोग हैं, घमंड मत करना, फिर भी हम हायर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। और हायर ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए हमारी, क्योंकि सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स ही है जो अपनी ये थर्मो रेगुलेशन करता है। अपनी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, चाहे बाहर का कितना भी गर्मी हो या ठंडा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने अंदर का टेम्परेचर वही का वही रहता है। तो इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड वाला प्रोसेस तुझे मेंटेन करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगा ना। तो उस एनर्जी को सस्टेन करने के लिए हमें ब्लड अच्छा वाला ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड सप्लाई की पूरी ज़रूरत है, जो कि ये हार्ट में इसके लिए अलग अलग रास्ता बनाना पड़ेगा, ताकि ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए। इसलिए हमारे पास ये वेल सेपरेटेड हार्ट होता है, ठीक। और अपना नेक्स्ट में आता है, स्टेट द इवेंट्स occurring during the process of photosynthesis is essential that this step takes place one after the other immediately। एक बात तो तुझे जानना होगा कि जितना भी फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रोसेस है ना, ये मतलब कोई ये कंपलसरी नहीं है कि वो सब एक के बाद ही एक होगा, वो सब साइमल्टेनियसली होता है। तुम्हारी जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े होते हो ना, वहाँ पे जितना भी प्रोसेस है वो एक साथ ही चलता है, ना कि पहले एब्जॉर्ब किया लाइट, उसके बाद केमिकली चेंज किया, ऐसे नहीं होते, साइमल्टेनियसली होता है। इनफैक्ट इन ए वेरी वेरी शॉर्ट टाइम में होता है, ठीक है। तो अगर मुझे तुझे प्रोसेस समझाना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो, पहले हमें क्या करना होता है, जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है ना, वही एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से अपना लाइट एनर्जी, और वो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उस कन्वर्जन के द्वारा जितने भी प्रोसेस है, वहाँ से हमारे लिए क्या निकल के आता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलता है। इसलिए हम बोलते हैं ट्रीज रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनते हैं, वहाँ पे लाइट एनर्जी से मतलब ऑक्सीजन रिलीज होता है, जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, इसलिए हमें पेड़ काटना ही नहीं है। और यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये जाके कार्बोहाइड्रेट्स में बन जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जैसे बोले तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज ही हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। इसलिए यहाँ पे तुझे समझ में आ चुका होगा कि रेस्पिरेशन के द्वारा, मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इन दोनों मिलके हमारे बॉडी को एनर्जी कैसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज बन जाती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं, मतलब देखो ये वाला फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था ना, तो यहाँ पे अपने पास कार्बोहाइड्रेट आ गया, जो कि एक ग्लूकोज है। और फोटोसिंथेसिस के बाद आता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन में जो चीज़, जो ग्लूकोज हमने फोटोसिंथेसिस के द्वारा मिला था ना, वो वही ग्लूकोज जाके पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस ये अंडरगो करने के बाद लास्ट में एटीपी बन जाते हैं। हम इंसान डायरेक्टली ग्लूकोज को यूज़ कर ही नहीं सकते, हमें कैसे एनर्जी मिलती है, एटीपी के द्वारा ना। तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को एटीपी में बदल देते हैं, कौन सी प्रोसेस में, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। और ग्लूकोज कहाँ से आता है, सनलाइट से। कैसे, फोटोसिंथेसिस से।
अब समझ में आया लिंक कैसे हुआ है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का लिंक कैसे आया है। और ये याद रखना कि साइमल्टेनियसली हो सकता है, हर चीज़ एक साथ हो सकता है। और हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे 27 में तुम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे तुम लोग को डाइहाइब्रिड क्रॉस देखना पड़ेगा, जो कि मेंडल ने किया था, पर ये फ़िलहाल के लिए तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए तुम लोग को याद रखना हो कि ये वाला जनरेशन तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि जब हम दो कैरेक्टर्स को लेते हैं ना, राउंड येलो ग्रीन रेड, मतलब शेप ऑफ द पॉट, जो हम गार्डन पीस खाते हैं ना मटर, तो वहाँ पे क्या होता है, राउंड जो उसका सीड होता है, जो मटर होता है, वो पीस होता है ना, या तो वो पूरा राउंड हो सकता है, या फिर ये रिंकल हो सकता है, या फिर ये येलो हो सकता है, या फिर ग्रीन हो सकता है। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आता है 9:3:3:1। ठीक, तो analyze the result and describe the mechanism of inheritance which explains these results। ये वाला समझाने के लिए तुम लोग को अलग सा एक और क्लास लेना पड़ेगा। जब तुम जेनेटिक्स में पढ़ोगे ये तुझे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस फ़िलहाल के लिए इतना जान लो, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का पार्ट है। अगर तुम यूट्यूब में देखना चाहते हो तो देख सकते हो, डाइहाइब्रिड क्रॉस है। और यहाँ पे कंसिडर किया गया है राउंड रिंकल और येलो ग्रीन वाला कैरेक्टर्स, जो ट्रेड्स होता है ना, वही कंसिडर किया गया है। और इसका रेशियो आता है 9:3:3:1। ठीक है, ये डिटेल में समझाना है तो बाद में बोल देना मुझे। और लास्ट यहाँ पे और आया है अपनी बॉडी में, चलो एक बार पढ़ ही लेती हूँ तुम लोग के लिए। इन ह्यूमन्स देयर इज a 50% probability of the birth of a boy and 50% probability that a girl will be born. Justify this statement on the basis of the mechanism of sex determination in human beings। ठीक है, जब हम हमारी मम्मी प्रेग्नेंट होती है तो मतलब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर की जो बेबी है ना, वो लड़का होगा या लड़की होगा, तो उसके लिए हमेशा 50-50 चांस होता है। क्यों, इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो, ये पापा है, ये मम्मी है, तो मम्मी के पास क्या है, XX से XY है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं तुम लोग को, अरे बाबा, यहाँ पे तुम लोग को अच्छे से समझ, पापा के पास है XY, मम्मी के पास है XX। ठीक, तो पापा की X वाले ने इस X को लिया और बनाया XX, और पापा की इस X ने मम्मी की इस X को लिया और बनाया XX। ठीक, और पापा के Y ने लिया मम्मी की X और बना XY, और पापा के Y ने लिया मम्मी की X से तो बना XY। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये XX मतलब कि लड़की हुआ ना, जो कि मदर से सेम है, और XX यहाँ पे भी एक और जो कि मदर से सेम है। इसका मतलब कि दो लड़की हुआ, दो लड़की होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे XY है जो कि पापा जैसे दिखते हैं, और यहाँ पे भी XY है जो कि पापा जैसे हैं। तो टोटल में क्या हुआ, टोटल में कैसे आया, यहाँ पे दो लड़की है और यहाँ दो लड़का है। ठीक, तो ये बन गया, अगर मेरे पास दो लड़का है, 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स, तो बन जाएगा ना सेम टू सेम, तो परसेंट कितना आएगा, 50 ही आएगा। समझे, इतना ही है। चलो यहाँ पे देख के थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दो डॉटर से 2 सन है, जो कि 50-50% आ जाता है। ठीक, और यहाँ पे 29 में देखो,
एक्सप्लेन व्हेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस, अपना ये क्या बोलते हैं सुसु कहाँ से कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो ये जानने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला डायग्राम। ठीक है, तुमने आज सुबह बहुत ज़ोर से पानी पिया। ठीक, पानी पीने के बाद कहाँ जाते हैं, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कहाँ जाता है। ठीक, अपना किडनी के पास जाता है ना। ये जो पानी हम मतलब क्या बोलते हैं, जो पानी जो है वो हमारी ये किडनी जो है वो पानी की मदद से प्यूरिफाई करता है। तो किडनी असल में क्या प्यूरिफाई करता है, अपनी क्या बोलते हैं वो ब्लड प्यूरिफाई करता है ना, क्योंकि अपनी ब्लड के अंदर ये होता है नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि यूरिया है, उसको हमें निकालना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही पॉइजनस है। हमारी बॉडी के अंदर रहा तो वो एमोनिया बन के हमें मार भी सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम सुसु की वजह से मरे ना। तो आज से पानी ज़्यादा पीना, और हम आगे बढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ये जो लाल वाला देखे वो लाल वाला, इस वाले की बात कर रही हूँ जी। ठीक है, इस लाल वाले जो है, ये लाल वाला जो है ये अपना आर्टरीज है जो कि हमारे हार्ट से ब्लड लेके आता है, और ये ब्लड जाता है अपनी दोनों किडनीज के पास। ठीक, तो इस किडनी के अंदर प्यूरिफिकेशन होता है, प्यूरिफाई होने के बाद वापस आता है अपनी वेन से, जो साफ़ हो चुका है। जो गंदा है वो तो जाएगा ही नहीं, और जो गंदा गंदा चीज़ है वो इधर आएगा, इधर आएगा। यहाँ यूरिनरी ब्लडर है, जब यहाँ फील हो जाते हैं तब तुझे जोड़ के आ जाते हैं और तू भाग के करके आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है। हमारी ब्लड जो है अपनी किडनी प्यूरिफाई करता है। ये किडनी के अंदर जितना भी प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक, तो अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊँ तो ठीक, मैंने क्लास में एक बार भी बोल दिया है, ये वाला चैप्टर में नहीं लिया था। तो वहाँ पे क्या था, अपना ये ग्लोमेरुलस, और यहाँ पे अपना ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पे अपना बोमेन्स कैप्सूल है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाता है अपना ब्लड, और यहाँ पे फिल्टर होता है, और जो साफ़ वाला है वो निकल जाते हैं, और जो यहाँ पे गंदा वाला चीज़ है यहाँ नीचे जाके कहाँ जाते हैं, नीचे जाके इस वाले यूरेथ्रा के पास जाता है। ये लेके अपनी यूरिनरी ब्लडर के पास लेके जाते हैं, और यूरिनरी ब्लडर से ही जब फुल होगा तब वहाँ पे हम निकालते हैं। ठीक है, यही हुआ, कैसे फॉर्म हुआ वही। और लास्ट में अपना क्वेश्चन आता है, ट्रेस चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर फ्रॉम गेमेट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन। इसको और समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमें चेंजेस को एक एक करके देखना है कि कहाँ से कहाँ तक, जब एक फूल के अंदर कहाँ से कहाँ, जब गेमेट फॉर्म होता है तब से फ्रूट फॉर्म होता है, तब कैसे देखना होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला क्या होता है, ये जो पार्ट है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं ना, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाहर से पोलन ग्रेन्स गिरते हैं। ठीक, और ये है अपना पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन्स गिरा, जैसे फ्लावर्स के अंदर ये पोलन ग्रेन्स गिरता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अपनी फ्लावर चेक करेगा कि वो अपना वाला सीड है या दूसरे का सीड है। तो जैसे उसको पहचानने में आ जाएगा, हाँ ये मेरा सीड है, मैं यही लूँगी, तो उसको अंदर ग्रो करने देते हैं अपनी स्टाइल के थ्रू, और अंदर घुस के एक के पास भेज देते हैं। एक के पास भेजने के बाद अंदर फ्यूजन होता है। ठीक, यहाँ पे मैं तुझे थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। देखो, यहाँ पे अपना ये था, कैसे बोलेंगे, ये एम्ब्रायो था यहाँ पे, और यहाँ ऐसे है। ठीक,
तो यहाँ पे पोलन, अपना पोलन, प्यारा वाला पोलन ग्रेन्स आया। ये है हमारा असली वाला एग, ठीक है। बाकी सब तो पार्ट पार्ट में आते हैं, असली वाला एग तो यहाँ पे है, ठीक। बाहर से जो इधर से पोलन ग्रेन आए थे पोलन ट्यूब के द्वारा, तो यहाँ पहुँचने के बाद इसके अंदर क्या चलता है कि इस जो ट्यूब है ना, इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं बड़े में लिखूँगी तो यहाँ पहले एक ही गेमेट आया था जो कि दो हिस्से में बांट के यहाँ पे दो बन जाते हैं, ठीक है। और दो जो है एक इसके पास जाएगा, एक के पास, और एक जो है यहाँ बीच में जाता है। यहाँ पे भी फ्यूजन हुआ, यहाँ पे भी फ्यूजन हुआ, दो फ्यूजन एक साथ, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, मतलब डबल फ्यूजन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक बार हुआ, यहाँ पे एक बार भी हुआ है, एक बार और हुआ है, समझे। तो अब फर्टिलाइज हो गया ना, तो थोड़ा और साफ में लिखती हूँ। तो देखो यहाँ जो एक है और यहाँ जो है, फ्यूज़न के बाद क्या बन जाता है, फ्यूज़न के बाद ये वाला जो है, यहाँ पे पहले से ही एक था, एक के साथ साथ पोलन आ गया, तो क्या बनाएंगे ये दोनों मिल के, ऑब्वियसली ये दोनों जाइगोट ही बनाएगा, क्योंकि ये फीमेल है, ये मेल है, मेल और फीमेल मिला के तो हमेशा ये जाइगोट नहीं बनाते हैं ना, बच्चा बनाते हैं। तो जाइगोट जो है बड़े होके क्या बन जाते हैं, जाइगोट एम्ब्रायोज बन जाते हैं, ठीक है, जो कि सीड मतलब एम्ब्रायोज बन जाते हैं। ओके, तो जो यहाँ पे देखो अंदर दिख रहा है क्या, यहाँ पे ये वाला, इस वाले की बात कर रही थी मैं, एम्ब्रियो सेक के अंदर यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके अंदर घुसता है, एक इसके पास जाता है, एक इसके पास जाते हैं, ठीक है। तो यही हुआ था अपना डबल फर्टिलाइजेशन। और क्वेश्चन हमें और ज़्यादा पूछना चाहते हैं कि फ्रूट तक कैसे फॉर्म होता है, ठीक। तो अपना जो फ्रूट मतलब ये जाइगोट जो है यहाँ पे एक और ये पोलन मिला के जाइगोट बनाते हैं ना, वो जाइगोट बड़े होके वो फ्रूट बन जाते हैं, सीड, ठीक। तो वही हुआ था अपना फ्रूट फॉर्मेशन। चलो, इसके साथ साथ हमारा ये क्लास भी समाप्त हुआ। अगर कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डाउट वगैरह है तो मुझे या ग्रुप में मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से बोल देना, मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो भी बता देना, हम हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, सब बच्चे अपना ध्यान रखना, हमारा प्यार हमेशा तुम लोग के साथ है, और मस्त पढ़ाई करो, एंजॉय करो, चिल मारो। थैंक यू।